आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट क्लास 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा पार्ट है आई का जो लाइट को कंट्रोल करता है जब यहाँ पे हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। तो आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा आइरिस। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, आइरिस, क्योंकि आइरिस ही यहाँ पे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने की वजह से यहाँ पे जो लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में वो भी कंट्रोल होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है। वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। तो हम यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। और मैं आपको पहले बता दूंगा कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उसको यहाँ पे बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिसकी खुद की लाइट होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कैसे देख पाएंगे। एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द आई। बी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर आई। सी ऑप्शन बोलेगा कंप्लीटेड पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। डी गेट्स कंप्लीटेड एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये हमारे यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, यहाँ पे मान लो एक सनरेज है और ये यहाँ पे क्या पड़ेगी, टेबल पे पड़ेगी, किसी टेबल पे पड़ेगी और ये यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइट पहले इस पे पड़ेगी, इसके बाद हमारी आंखों पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हम इसको देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। इट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर आई। तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हम उसको देख पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मिरर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे दो मिरर्स हैं ए और बी, जो कि यहाँ पे राइट एंगल्स में आपस में अटैच है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री falls on mirror B after reflection. The angle of reflection for the ray reflected from the mirror B would be। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे दो मिरर है, एक तो A मिरर है, एक यहाँ पे B मिरर है। और ये यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है मिरर A पे पड़ रही है 25 डिग्री एंगल पे, और बीच में यहाँ पे नॉर्मल है जो कि हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होता है। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे जो मिरर ए पे पड़ रही थी रिफ्लेक्टेड होके कहाँ पर जाएगी, बी पर जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्टेड होके किस पे जाएगी, बी पे जाएगी। और फिर बी पे एक तरह से मान लो ये इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट जाएगी और ये बीच में हमारे यहाँ पे नॉर्मल निकल जाएगा 90 डिग्री का। तो हमें बताना है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बी वुड बी। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, बी से जो मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, जो कि बी पे पड़ रहा है। तो पहली बात, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कितना बनेगा 25 डिग्री का, और ये एंगल यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अगर यहाँ पे ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये 25 लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 लिया है। अब ये 25 है और ये यहाँ पे इंसिडेंट रे भी यहाँ पे 25 हो गई, और ये टोटल हमारे यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि बीच में नॉर्मल है। ये टोटल हमारे यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो 90 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पूरा एंगल पता चल जाएगा। तो 90 में से 25 माइनस करने पे कितना आएगा हमारा 65 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ये हमारा 65 है और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा 65 डिग्री होगा। और हमें यहाँ पे बताना क्या था, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी वुड बी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 65 डिग्री होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम यहाँ पे रोड्स और कोन्स की बात करें तो कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कोन्स जो होते हैं यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। सी ऑप्शन रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, या डी ऑप्शन रोड्स कैन सेंस
कलर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होते हैं और जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट के सेंसिटिव होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रोड्स यहाँ पे डिम लाइट के सेंसिटिव हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स वाला सही होगा, बी ऑप्शन, कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन या नेवर। अभी यहाँ पे जब हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे थे मैंने वहां पे क्या बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो ये हमेशा होता है, तो यहाँ पे पहली बात तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑलवेज होगा। और होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्या था, लॉ था, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें बताया गया कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और जितने भी यहाँ पे लाइन, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारा प्लेन मिरर होता है और बीच में हमारा नॉर्मल होता है और ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका एंगल जो होता है, इसका एंगल यहाँ पे मान लेता हूँ θ1 और इसका एंगल यहाँ पे θ2, हमेशा यहाँ पे क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो यही हमें क्या बताता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। और ऑल द यहाँ पे जितने भी है ये एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे सेम प्लेन जो होगा हमारा मिरर होगा, तो ये भी हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ही आता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो यहाँ पे प्लेन मिरर पे इमेज बनती है वो कैसे बनती है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। एक तो जो हमारी मिरर बनती है वर्चुअल बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और इनलार्ज। ये यहाँ पे इनलार्ज जो हो गया ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि तुमने देखा होगा जब हम यहाँ पे प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, जैसे हमारा साइज होता है उतना ही रहता है या उससे बड़ा दिखता है, उससे बड़ा तो नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसे ही दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सी और डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गए, पहली बात तो वहां पे रियल आ गया और प्लेन मिरर कभी भी यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। तो सी डी ऑप्शन की तरफ हम जाते ही नहीं है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो यहाँ पे हमें कम से कम सबसे पास की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो दूरी पर रख के हमें पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक बुक पढ़ रहे हैं, तो कम से कम जो उसकी डिस्टेंस है पास की वो कितनी दूरी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो यहाँ पे सबसे कम दूरी जो होनी चाहिए देखने की वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे पास हम ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखों पे डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए कम से कम दूरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में कितना है, 30 डिग्री है। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो हमें यहाँ पे टोटल एंगल बताना है दोनों के बीच का, टोटल मतलब प्लस करना पड़ेगा इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का। तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, तो हमेशा जब प्लेन मिरर बनाते हैं तो उसके पीछे हम यहाँ पे ऐसे शैडो कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, और बीच में हमारा नॉर्मल होता है और यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया, एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। तो ये हमारा प्लेन मिरर था, ये हमारा यहाँ पे क्या था, प्लेन मिरर था, और ये जो हमारा ए है ये हमारा यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, और ये हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसके बीच में बन रहा है हमारा 30 डिग्री। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो नॉर्मल से लेकर जो प्लेन मिरर का बनता है, मतलब यहाँ से लेकर जो प्लेन मिरर का बनेगा टोटल 90 डिग्री बनता है। तो हमें यहाँ पे 90 माइनस 30 कर देते हैं, तो टोटल यहाँ पे कितना बचा हमारा, 60 डिग्री।
तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि 60 प्लस 30 टोटल 90 होता है नॉर्मल से लेके प्लेन मिरर तक, एक राइट एंगल बनता है। ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो टोटल एंगल यहाँ पे 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा, टोटल यहाँ पे बोल रहा है ना टोटल एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 120 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सन, स्टार, मून या फायर। तो यहाँ पे सन, स्टार, फायर की खुद की लाइट होती है, बट मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून की यहाँ पे क्या होती है, खुद की लाइट नहीं होती है। मून क्या करता है, वहां पे सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो ही दिखाता है। मान लो यहाँ पे सन है और ये यहाँ पे मून है और ये यहाँ पे अर्थ है, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या करती है, मून पे पड़ती है, और सनलाइट की जो रेज है वो मून पे पड़ती है, और यहाँ पे इसी की रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे अर्थ पे दिखाई देती है। तो हमें ऐसा लगता है कि मून की खुद की लाइट है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है, सनलाइट की जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए मून की यहाँ पे खुद की लाइट नहीं होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। A device which works on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallel to one another। तो यहाँ पे क्या एक डिवाइस है जो यहाँ पे क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और दो यहाँ पे प्लेन मिरर्स लगते हैं जो कि आपस में पैरेलल लगते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है वो हमें यहाँ पे बताना है। वो है यहाँ पे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कब यूज किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो जैसे कि यहाँ पे एक दीवार है, ये यहाँ पे एक दीवार है और हमारी हाइट यहाँ तक है, तो हम इसको दीवार के पार कैसे देख पाएंगे वो मैं बताऊंगा। वो डिवाइस हमारा होता है पेरिस्कोप। और यहाँ पे दीवार के पार एक पेड़ है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। इसको हमें क्या करना है, इस पेड़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे पेरिस्कोप डिवाइस से। वो मैं बताता हूँ कैसे होता है पेरिस्कोप डिवाइस। तो यहाँ पे इसका ऐसे निकला होता है और ये यहाँ पे ऐसे होता है, फिर ये यहाँ पे ऐसे। तो एक प्लेन मिरर तो हमारे यहाँ पे लगेगा, इस साइड 45 डिग्री पे लगता है, और एक यहाँ पे 45 डिग्री पे लगेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखेंगे तो पहला हमारे यहाँ पे जो बाहर के जो पेड़ से जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर हमें यहाँ से दिखाई देने लगेगी। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते तो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम जो ट्री को कैसे देख पाएंगे, ट्री का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे क्या पड़ेगा, पेरिस्कोप के पहले वाले मिरर पे पड़ेगा। पेरिस्कोप के पहले वाली मिरर क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री पे लगा हुआ है। फिर ये नीचे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा दूसरे मिरर पे जाएगी और फिर हमारी आंखों में चली जाएगी, तो हमें ये पेड़ आसानी से दिख पाएगा। और यहाँ पे एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे क्या है, हमारे टू प्लेन मिरर्स लगे हैं। तो ये हमारे टू प्लेन मिरर्स है जो कि आपस में देखा जाए तो पैरेलल है, एक ऐसा लगा है एक ऐसा लगा है। तो दोनों आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तो और इस डिवाइस का नाम यहाँ पे क्या था, पेरिस्कोप। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेगी जब यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स आपस में राइट एंगल्स पे होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, दो प्लेन मिरर्स है, एक ऐसा लगा है एक ऐसा लगा है, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कितना जो इमेज बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पे कर पाओगे इसको। वो होता है यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स जो होता है यहाँ पे हमें एंगल लिखना होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल है, तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1। तो 90 से यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेगी, यहाँ पे 3 इमेजेस बनेंगे। कितनी बनेंगे यहाँ पे, 3 इमेजेस।
तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्स। एक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू मिरर्स, तो एंगल बिटवीन टू मिरर्स यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज डिक्रीज ग्रेजुअली। तो यहाँ पे एंगल जो है, जैसे यहाँ पे जो एंगल था ये आपस में डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये प्लेन मिरर धीरे धीरे करके ऐसे इस साइड आ रहा है, तो आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन बोला गया है इंक्रीजेस ग्रेजुअली, बी बोला गया है डिक्रीजेस ग्रेजुअली, सी बोला गया है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, या डी है यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंक्रीजेस ग्रेजुअली। क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्यों सही होगा वो भी मैं बता देता हूँ, इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया था, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्स। जैसे कि यहाँ पे एंगल हमारा जैसे जैसे घटता रहेगा, जैसे जैसे हमारा ये जो एंगल बिटवीन मिरर्स है वो घटेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना कम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रेजुअली। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द डाइट ऑफ अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम कैन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, दिस वन इज। तो यहाँ पे कौन सी डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है वो हमें बताना है, विटामिन बी, डी, ए या सी। तो कौन से विटामिन की कमी से यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आई के लिए विटामिन होता है वो यहाँ पे विटामिन ए होता है, और विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हमें यहाँ पे क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा खानी चाहिए, नहीं तो हमें भी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है, रेटिना, ऑडिटरी नर्व, ऑप्टिक नर्व या सिलियरी मसल्स। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी, ऑडिटरी नर्व, क्योंकि जो ऑडिटरी नर्व है वो किस में पाई जाती है, ह्यूमन आई में तो पाई नहीं जाती, वो ह्यूमन ईयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ह्यूमन ईयर में। और जो कॉक्लिया जो यहाँ पे फ्लूइड होता है हमारे ईयर के अंदर, वो जब वहाँ पे साउंड वेव्स की वजह से वो हिलता है, और जब वो हिलता है तो वो ट्रांसमिट क्या करता है, ऑडिटरी नर्व में करता है, और ऑडिटरी नर्व हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और हमें जिसकी वजह से सुनाई देता है। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऑडिटरी नर्व, क्योंकि ये ह्यूमन ईयर का पार्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा देख लेते हैं, हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई फोकस को कैसे चेंज करता है, जब यहाँ पे हम पास की चीज देखते हैं या दूर की चीज देखते हैं। द लेंस मूव्स इन और आउट, तो यहाँ पे लेंस यहाँ पे आगे पीछे होते हैं। बी बोला गया द रेटिना मूव्स इन और आउट, तो रेटिना मूव्स करता है। सी बोला गया द लेंस बिकम्स थिकर और थिनर, या डी ऑप्शन द प्यूपिल बिकम्स लार्जर और स्मॉलर। तो प्यूपिल जो करता है, प्यूपिल अगर यहाँ पे छोटा बड़ा होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ना कि यहाँ पे फोकस करेगा। तो जो फोकस करता है वो यहाँ पे क्या करता है, नियर और यहाँ पे जो पास की और दूर की चीज है वो यहाँ पे करता है हमारा लेंस। तो लेंस यहाँ पे क्या होगा, थिकर होगा या थिनर होगा, मतलब यहाँ पे थिकर मतलब यहाँ पे मोटा होगा या पतला होगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेली मसल्स है वो यहाँ पे क्या करती है, लेंस की शेप को चेंज करती है। जब यहाँ पे लेंस की शेप सिलेली मसल चेंज करती है तो ये यहाँ पे क्या करता है, रेटिना पे फोकस करके इमेज बनाता है पास की और दूर की। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इनटू अ पुअरली लिट रूम। मान लो देखा होगा तुमने कभी, तुम मतलब धूप से स्कूल से आ रहे हो और एकदम से तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम घुसते हो, तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज मतलब साफ दिखाई नहीं देती, और थोड़ी देर बाद वहां पे सारी चीजें दिखाई देने लगती है। तो जैसे हम वहां पे रूम में एंटर करते हैं
तो जो प्यूपिल का साइज है वो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जिसके वजह से वो इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि वो जो आसपास की लाइट है वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्यूपिल बिकम्स लार्जर। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, द प्यूपिल बिकम्स लार्जर। ना ही यहाँ पे लेंस का काम होगा, ना ही यहाँ पे सिलियरी मसल्स का काम होगा। और प्यूपिल छोटा जब होता है जब यहाँ पे रोशनी ज्यादा होती है, और रोशनी कम जहां पर होती है वहां पे क्या होता है, प्यूपिल्स बड़ा हो जाता है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री with the surface of a plane mirror. The angle of reflection in this case will be। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा प्लेन मिरर है, ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे बीच में नॉर्मल कर देते हैं जो कि 90 डिग्री पे होता है, ये याद रखना, ये 90 डिग्री पे होता है। और ये यहाँ पे क्या है, एक इंसिडेंट रे आ रही है, और ये यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ओ मान लेते हैं प्लेन मिरर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है 65 डिग्री का। तो ये जो टोटल बनेगा हमारा नॉर्मल से, तो ये 65 और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा जब भी जाके 90 होगा, क्योंकि जो टोटल नॉर्मल से प्लेन मिरर का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो 65 और 90 में हमारा कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 30, यहाँ पे कितना आ रहा है वो देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा 65 था, तो 65 90 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना होगा हमारा 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 25 डिग्री होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पूछा क्या गया था, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ए हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है और बी यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे 25 डिग्री हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। मिरर ऑन ड्रेसिंग टेबल। तो जो मिरर होता है ड्रेसिंग टेबल का वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन करता है, तो यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बी ऑप्शन बोला गया वाटर सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। तो वाटर सरफेस देखा होगा आपने, वहां पे हमारी प्रॉपर इमेज नहीं बनती है, वहां पे क्या बनता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ी धुंधली धुंधली पिक्चर होती है। तो बी हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और सी ऑप्शन बोला गया स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है वहां पे क्या होता है, हमारा रियल इमेज बनती है, वहां पे भी प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है। डी ऑप्शन बोला गया पॉलिश वुडन टेबल। अगर वहां पे वुडन टेबल बिल्कुल पॉलिश है तो वहां पे क्या होगा, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाटर सरफेस ही एक ऐसा है जहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो ह्यूमन आई है वो इमेज कहाँ पर बनाता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉर्निया में बनाता है, आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रेटिना होगा, क्योंकि रेटिना जो क्या करता है यहाँ पे इमेज बनाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल से यहाँ पे इमेज फोकस होके आती है और बनती कहाँ पर है, रेटिना पे। कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज को फोकस करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज बन पाती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इट्स एडजस्टेड बाय। तो जो प्यूपिल का साइज है किसकी वजह से एडजस्ट हो पाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉर्निया की वजह से, सिलियरी मसल्स की वजह से, ऑप्टिक नर्व या आइरिस। तो प्यूपिल का साइज मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि आइरिस की वजह से कंट्रोल हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सामने से दिखने वाली रोशनी भी कंट्रोल हो पाती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, आइरिस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडली रिजल्टिंग इन ब्लर विजन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिफेक्ट होता है जो आई लेंस के आगे एक तरह से क्लाउडी विजन बन जाता है,
और वहाँ पे धुंधला धुंधला दिखने लगता है। मियोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट या हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हमारे आई लेंस पे क्लाउडी विजन आता है, बिल्कुल यहाँ पे धुंधला धुंधला दिखने लगता है, वो किसकी वजह से दिखता है? वो कैटरेक्ट की वजह से। यहाँ पे क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है? सामने बिल्कुल ब्लड विजन दिखता है। ब्लड विजन मतलब यहाँ पे बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखता है और ये एक तरह का डिफेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। यहाँ पे एक पर्सन है, दूर की चीजें सही से नहीं देख पाता बट पास की चीजें आराम से देख पाता है। तो वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो दूर की चीजें नहीं देख पाता? हाइपरमेट्रोपिया, मियोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा मियोपिया। मियोपिया की वजह से वो दूर की चीजें नहीं देख पाता बट पास की चीजें आसानी से देख पाता है। बट वो यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें नहीं देख पाता, क्योंकि रेटिना पे वहां पे सही से फोकस नहीं बन पाता है और वहां पे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है हमारा बी ऑप्शन, मियोपिया की वजह से। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।